हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज हम फिर से डिस्कशन करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2023 जो दृष्टि आईएएस कोचिंग के हैं। और आज हमारा ये टेस्ट नंबर चल रहा है दोस्तों, थर्ड नंबर। और इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कल हम लोगों ने 1 से लेकर 55 तक कर लिए थे क्वेश्चन, और आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू करेंगे, 56 से। और पूरा आज हम इसे कंप्लीट करेंगे 150। कल जो है कि 10-15 क्वेश्चन मैंने कम कराए थे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी और फिर आप लोगों को भी बोरियत फील होता, इसलिए मैंने शॉर्ट में कर दिया उसको। और आज हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी हमने टेस्ट नंबर 1 के 2 पार्ट, टेस्ट नंबर 2 के 2 पार्ट, ध्येय आईएएस कोचिंग के भी हमने टेस्ट नंबर 1-2 कंप्लीट कर दिए हैं। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, इन सभी की घटना चक्र की सीरीज भी चलाई जा रही है जो लगभग ख़त्म होने के छोर पे आ चुकी है, जिससे आपकी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस की तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों को उस लाल कलर के बटन पे घंटा बजाओ और साथ में सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, और आपको डेली अपडेट्स ऐसी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 56 से सेकेंड सेशन की। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद 74 भारत सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, या अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, और अनुच्छेद 88 मंत्रियों के विषय में अन्य प्रावधानों की बात कर रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी, कि अनुच्छेद 78 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देने का कार्य करेगा। कोई भी अगर निर्णय या मंत्रिपरिषद में कोई बैठक हुई है या कोई भी ऐसे कार्य किए गए हैं जिसकी सूचना देना अनिवार्य है राष्ट्रपति को, तो प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होता है आर्टिकल 78 के तहत कि वो उनको सूचना प्रेषित करें। साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति भी कोई सूचना मांगना चाहें तो वो जो है कि प्रधानमंत्री को देना पड़ता है, और ये आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं और भी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये आपने स्टेटमेंट देखा कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, तो ये आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है। अब भारत सरकार के कार्य का संचालन की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 77 में लिखा हुआ है। और सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार की बात होती है आर्टिकल 88 में, न कि मंत्रियों के विषय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 57। दो कथन दिए हुए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और दूसरा है, चंद्र कुमार मामले 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में के समक्ष होगी। तो दोनों बातें अलग अलग हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए, जब यहाँ पे निर्णय में कही दिया गया कि हाई कोर्ट में आप जो है कि अपील कर सकते हैं, तो फिर पहला स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है? तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये जो है कि हाई कोर्ट में भी इसकी अपील की जा सकती है। और अगर हम बात करें कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण क्या होते हैं, जिसको हम कैट बोलते हैं, ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं। और इसका जो आर्टिकल है वो 323A, ठीक है, 323A में जो है कि ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। और ये भाग 14, अगर हम बात करेंगे भाग 14A में जो है कि इसकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। यहाँ पर हम लिखा है, कौन से दो युग में सुमेलित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1984 बता रहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी 1885, भारतीय जनता पार्टी 1980 और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सवादी 1964। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दो ऑप्शन जो है कि सही हैं, एक तो तीसरा और एक चौथा। क्यों सही है? क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1964 में स्थापित की गई थी। क्योंकि जो इससे पहले सीपीआई थी उसकी स्थापना कानपुर में 1925 को हुई थी, कानपुर में 1925 को हुई। और आगे इसी से सीपीआई एम निकल के आया, जो आगे एम जोड़ता है, उसकी स्थापना 1964 में हुई। तो तीसरा और चौथा सही होने की वजह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, न कि 1984। और बसपा की बात करेंगे, जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, इसकी स्थापना बल्कि 1984 में हुई थी। तो ये उल्टे स्टेटमेंट लगा दिए गए थे। तो ये आपका उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे हम लोग। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान क्या था? ये बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा 132। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, इसको जारी कौन करता है? तो इसको दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा जो है कि एचडीआई
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये रैंकिंग जारी की जाती है और भारत की इस वर्ष जो है कि कितनी रैंकिंग दी गई है, 132। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौखंडी स्तूप समाचारों में था, यह स्थित है कहाँ पर? तो जो चौखंडी स्तूप है ये मेरे दोस्तों सारनाथ में स्थित है, यानी कि जो सारनाथ में महात्मा बुद्ध के जो धर्मोपदेश जहाँ पे उन्होंने दिया था, वहाँ पे जो बनाया गया स्तूप वो चौखंडी स्तूप के नाम से या धमेक स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, मंडल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मंडल आयोग भारत में पहला आयोग है जिसने पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि मंडल आयोग ही पहला आयोग नहीं है, क्योंकि 1953 में काका कालेलकर, क्या लिखा है मैंने, काका कालेलकर, ये आप याद रखिएगा, काका कालेलकर जी की अध्यक्षता में 1953 में पहले ही ओबीसी रिजर्वेशन या ओबीसी के लिए एक कमीशन गठित किया गया था। तो ये मंडल आयोग तो नहीं होगा। अच्छा, मंडल आयोग की अध्यक्षता कब हुई थी? 1979 में इनका गठन किया गया था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था क्या? नहीं, इसकी सिफारिशों को जो है कि जनता पार्टी सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया था, बल्कि इसकी जो रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद आपके 1980 में तो इसने रिपोर्ट ही दी थी, इसने 1980 में तो रिपोर्ट ही दी थी, और जबकि 1979 में ही मोरारजी देसाई की तो सरकार गिर चुकी थी। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम लोग। तो 62 क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर वो नागरिक या वो संतान अगर जब वो वयस्क हो जाता है 18 वर्ष के बाद, तो वो चाहे तो वो अपने लिए जो है कि क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कि मैं भारत की नागरिकता चाहता हूँ, लेकिन अवयस्क की स्थिति में तो वो खो देगा अपनी नागरिकता। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो। यह भी जो है कि स्टेटमेंट सही माना जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो 62 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 63, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, ग्राम न्यायालय अधिनियम 1995, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2009 और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। अब पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें से कौन से दो सुमेलित हैं, तो आप देखेंगे इसके लिए जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें कूट भी दिया हुआ है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। आइए हम यहाँ पर ही इसको करके ऐसे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सी आंसर हो रहा है, यानी 1 और 4। तो कुटुंब न्यायालय यानी कि परिवार न्यायालय जिसको हम लोग कहते हैं, ये 1984 में गठित हुआ था, और विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको हम लोग नालसा भी कह देते हैं, ये आपका 1987 में गठित हुआ था। तो 1 और 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 को हम देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी है? यानी कि कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो 6 जिलों में खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? अच्छा, इसका जो ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो थीम होगी वो क्या होगी, जैसे यूपी में क्या है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 तहसील 1 प्रोडक्ट, इस पर बहुत फोकस किया जा रहा है। तो इसी तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक मेडिकल कॉलेज, यानी एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज रहेगा, इस तरीके की जो है कि हामी भरी गई। तो एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का जो है कि थीम इसमें रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। किन दो संस्थानों ने देश का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? ये जो है कि देश का पहला होगा। तो नीति आयोग, विश्व संसाधन संस्थान, या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, या ओला इंडिया। तो 65 का हो जाएगा ए, क्योंकि नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान इन दोनों ने ही मिलकर ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है इस कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन से प्राइम मिनिस्टर अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पी.वी. नरसिम्हा राव। तो सही आंसर हो जाएगा देवगौड़ा। देवगौड़ा साहब जो है कि अपने कार्यकाल के दौरान जब वो प्रधानमंत्री थे तो राज्यसभा के सदस्य थे। इसी तरीके से इंदिरा गांधी भी जो है कि जब प्रधानमंत्री थी तो वो भी जो है कि क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। वहीं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आपके इसमें शामिल थे, किसमें, कि वो राज्यसभा के सदस्य थे जब वो प्रधानमंत्री थे। तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 67 है, लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती। अर्थात लोक अदालत अगर कोई जजमेंट देता है तो उसके अगेंस्ट आप कहीं अपील नहीं कर सकते।
लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों से निपट सकती है बल्कि मुकदमेबाजी की पूर्ण चरण के विवादों से भी निपट सकती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि लोक अदालत को बनाया ही इसलिए गया है कि जहाँ पे दोनों पक्ष आपस में सहमति के बाद अपने मामले को लाकर रख सकते हैं। लोक अदालत में क्या होता है दोस्तों कि जो क्राइम करता है और जिसके साथ क्राइम होता है वो दोनों पक्ष आपस में सहमति रखते हैं कि ठीक है, हम लोक अदालत में अपने मामले को लेकर चलते हैं, यहाँ जल्दी ही हमारा डिसीजन हो जाएगा। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चक्कर काटेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो जब दोनों ही लोग सहमति से आए हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि लोक अदालत का जो भी निर्णय होगा वो दोनों ही पक्षों पर बाध्यकारी हो जाता है, दोनों को ही मानना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 68 हम देखेंगे। पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? यहाँ पे देखिए, पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय या डी हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था, इससे पहले क्या नाम रखा गया था शिक्षा मंत्रालय का। क्वेश्चन नंबर 69 है, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन है? IBM क्या है दोस्तों? अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कंप्यूटर बनाने में काम करती है। और इसकी नेटवर्क में, क्वांटम नेटवर्क में पहला भारतीय जो संस्थान था वो कौन शामिल हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, IIT मद्रास। IIT मद्रास भी IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बन गया? तो 70 का हो जाएगा डी। लंपी वायरस क्या था दोस्तों? ये जानवरों में, सामान्यतः गाय बछड़ों में ये जो है कि वायरस पाया गया था और इनमें जो है कि खुराक देने का काम हुआ, 1 करोड़ टीके वगैरह लगाए गए, तो ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये जो प्रोविज़न किया गया मेरे दोस्तों, ये 91 संविधान संशोधन यानी 91वां संविधान संशोधन, जो कि कब आया था? 2003 में आया था। और इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी जो विधानसभा या लोकसभा के जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होंगे, अपनी मंत्रिपरिषद में टोटल 15% से अधिक सीटों को नहीं रख सकते, अधिक सदस्य नहीं रख सकते हैं। 72 है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है और ये हो जाएगा डी आंसर, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 21, सॉरी गलत बता दिया मैंने, आई एम सॉरी, माफ़ करिएगा। इसका जो आर्टिकल है ये तो होता है 21 और ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, क्योंकि स्वतंत्रता का जो अधिकार है मेरे दोस्तों वो आता है आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो इसमें आता है 23 और 24 आता है। वहीं समता की बात करेंगे तो इसमें 14, 15, 16, 17 और 18, तो ये 14 से 18 तक आता है। तो स्वतंत्रता किस में आती है? 19 से 22। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा नेक्स्ट 73। बहुत अच्छा प्रश्न है ये 73 वाला प्रश्न, मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होता है। मैं दावे से कह सकता हूँ 95% बच्चों को ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो अब आप लोग यहाँ से गलत बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ से बिल्कुल सीख कर जाइएगा। क्या कहा जा रहा है? इसमें कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, किसमें? आर्टिकल नंबर 371 में। और आर्टिकल नंबर 370 में जम्मू कश्मीर के लिए था, तो वो तो समाप्त हो गया। लेकिन 371 में जो प्रोविजंस हैं हमें उन्हें देखना है और इसकी मैचिंग करानी है। तो कैसे होगी आइए देखते हैं। देखिए 371 जो सी है वो तो आपका हो जाएगा मणिपुर के साथ मैच करेगा, 371 एफ सिक्किम के साथ मैच करेगा, 371 आई गोवा के साथ मैच करेगा और 371 जे कर्नाटक के साथ मैच करेगा। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 73 का बी, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से गोविंद साहनी ने जो है कि इसका प्रतिनिधित्व किया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। किसे हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो भारत का जो पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये राज्य हो चाहे यूनियन टेरिटरीज हो, उस सभी में जो है कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, जो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी गाँव हैं, जितने भी, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सभी गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है, अर्थात ODF
की श्रेणी में ला दिया गया है, पूरे के पूरे गांव, और जल सुविधा हो गई है हर घरों में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे ODF प्लस गांव हो जाते हैं। ODF की फुल फॉर्म होती है ओपन डिफेकेशन, जो है कि अर्थात कि आपको खुले में शौच नहीं करना है। तो ये हमारे अंडमान निकोबार में मिली है ये उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 76 है, पूछा जा रहा है भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान होता है, भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के द्वारा संसदीय स्वरूप अपनाया गया है, जिसमें एक संसद में एक सदन होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो ये संसदीय स्वरूप है। वहीं भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसद का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं जो उनके लिए और देश के लिए कानून बनाते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के आधार पर अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, कहने मतलब जो सबसे पहले कमेटी आई उसके बाद बढ़ते चलना है। तो पहले हमें तो ये देखना होगा कि गौडगिल समिति कब आती है। तो अगर आपको इसका स्थापना ईयर याद हो तो 1988 में आती है। बलवंत राय मेहता जी की बात करेंगे, अगर हम बलवंत राय मेहता जी की बात करेंगे, देखिए गौडगिल समिति जो आती है वो आती है 1988, और बलवंत राय मेहता जी की समिति आती है 1957, और हनुमंत राव जो आती है 1984, और साथ ही साथ अशोक मेहता समिति आती है 1977। अब इस आधार पे आप देखेंगे कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आएगी जो सेकेंड से शुरू हो रहे हैं, इसके बाद आपका आएगा 4th नंबर पे अशोक मेहता 77, फिर इसके बाद हनुमंत राव 84 और गौडगिल 88। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट समिति होती है 1986 की, जो LM सिंघवी जी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसी समिति के द्वारा संवैधानिक संशोधन किया गया 73 एंड 74, इन्हीं की सिफारिश पे, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। तो इस कमेटी को भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निजता के अधिकार के संबंध में कौन से कथन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निजता के अधिकार से संबंधित है क्या। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो निजता का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है, और इससे संबंधित अगर आपसे कोई मुद्दा पूछा जाए कि किस केस में निर्णय आया था दोस्तों, तो यह निर्णय ऐतिहासिक निर्णय 2017 में आया था, और यह KS पुट्टास्वामीवाद, किस में आया था, ये पुट्टास्वामीवाद। तो आपको ये याद रखना है कि KS पुट्टास्वामीवाद 2017 में निजता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में शामिल किया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। और पुट्टास्वामीवाद बनाम भारत संघ मामले 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपका C ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि दूसरा ही सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 79 है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया। चीन ने बनाया, और उस भेड़ का क्या नाम रखा गया, माया। क्या नाम रखा गया दोस्तों, माया रखा इन्होंने। आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ये क्वेश्चन इस बार पूछने की संभावना बहुत है। इससे संबंधित एक प्रश्न हम लोगों ने कल की क्लास में किया, और एक आज हम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जाति वित्त निगम, मतलब जाति वित्त विकास निगम योजना, जिसको अनुगम पहले कहा जाता था, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है। तो अब इसका नाम बदल के किया गया है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा जरूर। अगला प्रश्न है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। हमारे भारत में क्या होता है कि अगर 10 प्रत्याशी खड़े हैं और जिसको सबसे अधिक वोट मिल गया वो विजयी हो जाता है। और राज्यसभा ने इस प्रणाली को अपनाया है, बिल्कुल नहीं, राज्यसभा में इस प्रणाली को नहीं अपनाया है, बल्कि ये लोकसभा और राज्य विधानसभा, इवन कि ग्राम पंचायत के स्तर पर भी जो चुनाव होता है इसमें अपनाया जाता है, जिसमें जनता सीधे मतदान करती है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। इसलिए आप देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो 81 का A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 82, सहकारी समितियों से संबंधित राज्य के नीति हिंसक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिष्ठापित किए गए हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 43B। अब सहकारी समिति से संबंधित क्या प्रावधान था, तो 97th अमेंडमेंट जो आया था, 97वें संविधान संशोधन जो 2011 में आया था, इसके द्वारा क्या कहा गया कि सहकारी समिति को फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया है।
अर्थात 19(1) सी में जोड़ दिया गया है। 19(1) के सी में जोड़ा गया स्वतंत्रता के अधिकार में कि यहाँ पर आप सहकारी समिति बना सकते हो। वहीं साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 43B DPSP में भी जोड़ा गया। और अगर हम भाग की बात करते हैं तो भाग की बात करेंगे तो भाग 9B जोड़ा गया। और भाग 9 क्या है? पंचायतों से संबंधित है। भाग 9A क्या है? ये नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित है, जो नगर निकाय होते हैं उससे संबंधित। और 9B आपके सहकारी समिति से संबंधित है। तो यहाँ पर मैंने 82 क्वेश्चन पर 3-4 पॉइंट आपको बता दिए हैं जो आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लग रहा है, टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। और अगर आपके भी कोई वैल्यूएबल सुझाव हैं तो आप लोग हमें सुझाव दे सकते हैं कि हम लोग और क्या करें जो आपको और इनोवेटिव लगे, तो हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए कि हर बच्चों के पास ये क्लासेस पहुँच सकें और हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे दिया है कौन से 2 सही सुमेलित हैं? 243D, 243G, 243I, 243K, ये सारे ही प्रोविज़न पंचायती राज से संबंधित हैं। तो अब इसमें यहाँ पे मैचिंग करने के लिए कहा गया है। तो आप देखेंगे कि 243 जो D है वो पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जिसमें महिलाओं के आरक्षण की बात की जाती है 33%, SC ST के आरक्षण की बात की जाती है। वहीं 243G की बात करेंगे तो ये पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, न कि गठन, क्योंकि गठन जो होता है वो 243C में होता है। तो ये तो गलत है, पहला सही है। फिर 3 को अगर हम देखते हैं तो 243I में जो है कि ग्राम पंचायत के खातों की ऑडिटिंग नहीं होती है, बल्कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि इसकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यानी कि 243 में क्या हो जाएगा? वित्त आयोग का एक गठन होता है। तो ये भी गलत है। लेकिन 243K में पंचायतों के चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो आपका 1 और 4 सही होने की वजह से 83 का B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल होरून रिच लिस्ट में पहली बार निम्न में से किसका नाम आया है? प्रफुल्ल बिल्लारे, अलक पांडे, रितेश अग्रवाल या इनमें से कोई भी नहीं। तो 84 का C हो जाएगा, अलक पांडे। अब ये इंपॉर्टेंट लिस्ट क्यों हो जाएगी, क्यों हो रही है? क्योंकि ये प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, आपने अलक पांडे जी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपने ये तो सुना होगा ना, फिजिक्स वाला एक ब्रांच चल रही है कोचिंग, फिजिक्स वाला, जिसको हम लोग शॉर्ट में PW कहते हैं। और ये भारत का 101वां यूनिकॉर्न है, ये भी याद रख लीजिएगा, 101वां यूनिकॉर्न है। 101वां यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या होता है दोस्तों? इसकी एक क्राइटेरिया होते हैं कि लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनी होती है उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो अलक पांडे फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं और ये इनको जो है कि ग्लोबल होरून रिच लिस्ट में पहली बार शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे। क्या है 85? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय समित है, ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल, या मेघ चक्र तो भारतीय वायु सेना। तो अब इसका सही जवाब आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा D, मेघ चक्र जो है दोस्तों भारतीय वायु सेना के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि ये बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ CBI द्वारा चलाया गया है। तो ऑपरेशन जो मेघ चक्र है वो किसके द्वारा चलाया गया है? CBI के द्वारा। बाकी सभी सही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा, ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ओलिविया में क्या है? जो आपके ऑलिव रेडले जो कछुए होते हैं उड़ीसा के तट पे, उनको बचाने के लिए प्रयास किया गया है। और ऑपरेशन आहट में क्या होता है? जो तस्करी होती है महिलाओं की, बच्चों की, उस तस्करी को रोकने के लिए जो है कि किया गया है। अगला प्रश्न है 86, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है? स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, या सत्रावसान, या विघटन। तो सही जवाब हो जाएगा स्थगन। क्या होता है? स्थगन में जो है कि निलंबित किया जाता है एक निर्दिष्ट समय के लिए, जब लोकसभा स्पीकर कहता है कि भाई 2 दिन के लिए सदन को स्थगित किया जाता है। ओके। और अगर हम बात करें सत्रावसान की, तो सत्रावसान राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? सत्रावसान राष्ट्रपति महोदय। और विघटन भी कौन करता है? ये राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। दोनों ही काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है 87, नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौजूदा नगर पालिकाओं के विघटन के बाद गठित नगर पालिका 5 वर्ष तक जारी रहेगी।
राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधी सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करते हैं। क्या ऐसी बात है? तो न पहला सही है और न ही दूसरा सही है। 87 का क्या हो गया? न तो पहला सही है न ही दूसरा सही है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि समय से पहले विघटन के बाद अगर कोई भी पुनर्गठित नगर पालिका होती है तो केवल वो बची हुई अवधि के लिए आती है, न कि जो है कि 5 वर्ष के लिए। क्योंकि जब यहाँ पे लिख रहा है मौजूदा नगर पालिका का विघटन हो गया अर्थात कि कार्यकाल पूरा ही नहीं हुआ, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगी, तो पहला गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है राज्य चुनाव आयोग, तो यहाँ पे ध्यान देना कि राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है, न कि राज्य चुनाव आयोग करेगा। तो इसके लिए तो राज्य विधानमंडल करेगा, तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। बिल्कुल सही, क्योंकि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है उसमें ये नहीं कहा गया कि हम धर्म से अलग रहेंगे, बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेंगे। हमारी संस्कृति ही कहती है हमें कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव, हमारे लिए सभी धर्म समान हैं, हम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है। बिल्कुल सही बात है कि हम किसी भी ऐसी नीति को नहीं बनाएंगे सार्वजनिक स्तर से जो किसी धर्म को प्रभावित करे और किसी धर्म को बेनिफिट पहुंचाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। तो 88 का यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर। ओके, सी नहीं सॉरी बी, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे 89 प्रश्न की। 89 प्रश्न पूछा जा रहा है पूर्व में महाराजगंज जिला हिस्सा था, आज तो वर्तमान में महाराजगंज जिला अलग जिला हो गया है, जो नेपाल की सीमा साझा करने वाला अंतिम जो है कि जिला होता है यहाँ पे पूर्वी स्तर पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है महाराजगंज पहले किसका पार्ट था? तो ये गोरखपुर का पार्ट था और गोरखपुर से ही इसको अलग किया गया है। अगला प्रश्न 90 पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के संदर्भ में क्या कथन सही है? यह संघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच है या नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। यह रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास पर लक्षित है और 7वीं पूर्वी आर्थिक मंच पहल मतलब हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित की गई थी। तो आप देखेंगे तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा नहीं, क्योंकि ये एससीओ का पार्ट नहीं है। और अगर हम बात करें इसके गठन की, तो इसका गठन जो है कि मेरे दोस्तों 2015 में किया गया था। कब किया गया था इसका? 2015 में इसका गठन किया गया था। और इसमें क्या होता है, भारत और रूस के संबंधों को बढ़ावा देने की बात की जाती है। तो दूसरा और पहला गलत है, तीसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है 91 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लैम्डक सत्र संदर्भित किया जाता है। ये जो लैम्डक सत्र होता है इसका मतलब क्या होता है? तो लैम्डक सत्र का जो मतलब होता है कि मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सके उन्हें हम लटका हुआ सत्र या लैम्डक सत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, इसे अधिनियमित किया गया था। तो सिंपली पूछ रहा है कि 86वें संविधान संशोधन को कब अधिनियमित किया गया? तो सन 2002 हो जाएगा। ठीक है, सन 2002। और इसके द्वारा क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मूल कर्तव्य बना दिया गया कि इनकी शिक्षा के लिए जो है कि माता पिता को प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, पूछा जा रहा है 93 में क्या पूछ रहा है? एस बालकृष्णन समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांग को देखने के लिए की गई थी। 76वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के केंद्र क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान किया है क्या? तो 93 का हो जाएगा बी, ए गलत, ए सही है, आर गलत, क्योंकि 76वें संविधान संशोधन नहीं बल्कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। और यहाँ पे बालकृष्णन समिति सही है, जो दिल्ली को राज्य की जो लोग मांग कर रहे थे उसके लिए गठित की गई थी। कि क्या मांग सही है या गलत है? अगला प्रश्न है भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज, सीतापुर, चंदौली या गाजीपुर? तो सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज। और ये दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र है पूरे भारत का, और प्रयागराज यानी इलाहाबाद आपके कहाँ है? यूपी में है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग जो है कि अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। अगर आप लोग सीरीज एंजॉय कर रहे हो दोस्तों मेरे साथ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आगे हम आप लोगों के और भी अच्छे अच्छे इनिशिएट काम करें। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से किसने गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जीता था? तो ये किसे मिला है? ये मिला आपको डैनियल ए स्पीलमैन। अगला प्रश्न है प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया गया है। तो अब यहाँ पर बात आती है समझने की, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कूट के साथ देखेंगे पूरा। तो यहाँ पर जो बात आती है समझने की कि क्या ये बात सही है, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि हाँ, ये बात जो है कि सही रहेगी, क्योंकि जो पहला घंटा होता है बैठते ही 11 से 12 बजे का ये प्रश्नकाल होता है, जबकि 12 से 1 बजे का क्या होता है, शून्यकाल होता है। दूसरा है तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। गलत, क्योंकि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों, मौखिक होते हैं, यानी कि इसे मुंह से बोलकर जवाब दिया जाता है। तो इसमें सामान्यतः क्या होता है कि अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है मंत्रियों से। तीसरा है एक अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं, अतारांकित जो प्रश्न होते हैं उनके जो उत्तर होते हैं वो उनके उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, न कि मौखिक। तो तीसरा भी गलत है। चौथा है स्टेटमेंट अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जा सकता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला और चौथा सही है, इसलिए 96 का हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रावधान में आते हैं। तो देखिए सबसे बढ़िया बात है, छठी अनुसूची का एक ट्रिक मैंने बना रखा है, आप लोग भी याद कर लीजिए, एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अत्रि मेमी, अत्रि मेमी का मतलब हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अत्रि मेमी, अब आप यहाँ से देख लीजिए, असम है, त्रिपुरा है, नहीं है, मेघालय है, नहीं है, मिजोरम है। तो 1 और 4 हो गया और 97 का सी ऑप्शन हो गया। बिल्कुल आराम से आप याद कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान संसद के एक विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किए जाते हैं। तो ये संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा है, जो आर्टिकल नंबर 368 और भाग 20 में वर्णित है। तो इसकी जो तीसरी विधि होती है संशोधन करने की, जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य के हित अगर प्रभावित हो रहे हैं तो आपको आधे राज्यों से भी समर्थन लेना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा प्रोविजन हो सकता है, तो 98 का ए दे रहा है इसमें जीएसटी एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही प्रभावित होंगे, इसलिए राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। और जीएसटी के लिए जो संवैधानिक संशोधन किया गया मेरे दोस्तों, वो था 101वां संवैधानिक संशोधन। इसके द्वारा ही जीएसटी जो है कि लागू किया गया, और जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी हमारे भारत में, 1 जुलाई 2017 से। ऐसे प्रश्न भी सीधे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे हम लोग, क्या पूछ रहा है 99 में, प्राचीन भारत में गोरखपुर किस महाजनपद का भाग था। अब ये ऐतिहासिक प्रश्न है, लेकिन यहाँ पूछ लिया गया है करंट अफेयर्स के तौर पर। तो आप बताएंगे कि जो गोरखपुर है वो कौशल क्षेत्र में आता था। किस में आता था, कौशल क्षेत्र में आता था। अगला प्रश्न है एथेरियम विलय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर देगा, यह एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देगा। तो 100 का हो जाएगा बी, कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 101, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया गया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे 101 का बी, इंदिरा नेहरू गांधीवाद, यानी जो इंदिरा गांधी जी का मामला था जो आया था आपका 1975 में, यहाँ पे कह दिया गया था कि न्यायिक समीक्षा क्या होगी, ये हमारा मूलभूत आधारभूत ढांचा है। लेकिन अगर हम बात करें मूल संरचना का कॉन्सेप्ट किस में आया, तो केशवंत भारती केस में आया, और जो कि 1973 में हुआ था। अच्छा, बेरुवाड़ी मामला क्या था, 1960 में जो था, जो प्रस्तावना से संबंधित था। और कियोतो हलोहानवाद, ये आपका आता है, कियोतो जो हलोहानवाद है ये 1993 में आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। थकना नहीं है दोस्तों, अभी तो लंबी लड़ाई बाकी है। अभी तो 14 मई और 28 मई और 21 मई की लड़ाई बाकी है दोस्तों। यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और यूपीएससी इन एग्ज़ाम्स को आपको निकालना है और मेंस भी लिखना है। और मैं ही आपको बताऊंगा कि मेंस कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग का आंसर राइटिंग बेस्ट रहेगा, कहाँ पर आपको करना है, सेल्फ स्टडी होगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अभी जो हमारे सामने लड़ाई है, चुनौती है, हम पहले उसे निपटाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है या नहीं, यह पूछा गया है। तो बिल्कुल सही बात है ये कि 6 वर्ष का भी होता है, या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले होगा उसके हिसाब से आप रिटायर हो जाएंगे। और अगला स्टेटमेंट है, संविधान में ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित कर दिया है क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो चुनाव आयुक्त को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया है। तो केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है, तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रश्न है और मुद्रित रंग है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और निजी सदस्यों के प्रश्न। तो इस पे जो है कि कुछ रंग भी लगाए जाते होंगे। ये तो पहली बार मैं भी प्रश्न सुन रहा हूँ दोस्तों। तो तारांकित का होता है हरा रंग, अतारांकित की अगर हम बात करें तो सफ़ेद रंग होता है, और अल्प सूचना प्रश्न होता है हल्का गुलाबी, और निजी प्रश्न जो होते हैं, मतलब कि जो निजी सदस्यों के प्रश्न होते हैं, उसे सामान्यतः पीले से रंगा जाता है। तो इस आधार पर हम बी ऑप्शन सही करेंगे, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है? किन किन शहरों में लिया है? तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये प्रश्न तो कूट वाला है, तो आइए कूट से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे कि कूट है केवल 1 और 2, 1, 2, 3, 3, 4 या 2, 3, 4। तो सही जवाब हो जाएगा बी, 1, 2, 3। यहाँ पे झांसी, बरेली, मेरठ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहला महारानी एलिजाबेथ सेकेंड विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? यानी कि किसने पहला जो है कि ये पुरस्कार जीता है? तो सुएला ब्रेवरमैन, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है सुएला ब्रेवरमैन, इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 है, उचित और लाभकारी मूल्य, यानी कि फेयर जो होता है रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी जो मूल्य है उसके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? एफआरपी सरकार द्वारा घोषित आधार मूल्य होता है। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इसी को हम लोग एक तरीके से एमएसपी भी कहते हैं, लेकिन ये जो मुख्य रूप से होता है ये गन्ने के लिए होता है, इसलिए इसका जो मूल्य होता है वो यहाँ पे घोषित किया जाता है, सामान्यतः गन्नों के लिए होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे? जो स्थानीय सरकारी निकाय की बात हो रही है, यानी स्थानीय शासन की बात हो रही है, और इसके लिए सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संघीय विशेषताएं हैं? तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संविधान की सर्वोपरिता, ये भी सही है। कठोर संविधान, यह भी सही है। और अलिखित संविधान गलत। एकीकृत न्यायिक प्रणाली, यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन कि 1 और 2। देखिए एकीकृत नहीं होनी चाहिए थी। स्वतंत्र न्यायपालिका अगर आप करते तो ये माना जाता है कि हाँ भाई संघीय सरकार की विशेषता तो यही होती है, लेकिन यहाँ पे एकीकृत नहीं होनी चाहिए थी। ओके, आ जाइए आगे देख लेते हैं हम लोग। 109 प्रश्न है, आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है किससे? 1857 के विद्रोह से, या फिर चौरी चौरा घटना से, या फिर आपका सांप्रदायिक पंचायत से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो जो आजमगढ़ उद्घोषणा है वो आपके 1857 के विद्रोह से संबंधित है। किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है 110, डार्ट। डार्ट क्या होता है? मिशन जो है ये किससे संबंधित है? इसरो का नया अंतरिक्ष अन्वेषण उपकरण है जिसे गगनयान के साथ जोड़ा जाएगा, या नासा की ग्रही रक्षा की नई काइनेटिक इंस्पेक्टर विधि जहां एक डार्ट अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह डिमोर्फोस से टकराया, या डीआरडीओ की नई उच्च परिशुद्ध मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन भारत के संविधान सभा में किसी भी समिति का सदस्य नहीं रहा? कौन नहीं रहा ये आपको बताना है। तो विजय लक्ष्मी पंडित, क्योंकि ये उस समय क्या थी, यूएन में, यहाँ मतलब कि यूनाइटेड नेशन जो था उसमें अध्यक्षता ये निभा रही थी, तो ये यहाँ पर किसी भी समिति में शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? संघ लोक सेवा मतलब यूपीएससी का कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? एक अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कराना, बिल्कुल यूपीएससी की तो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो ए स्टेटमेंट सही है। यह नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करता है, गलत। ये प्रावधान नहीं करता, प्रावधान ये सारे के सारे संसद करती है, ये सारे काम इसके नहीं है। यह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा के लिए संयुक्त रूप से भर्ती की योजना बनाने और संचालित करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है ये। चौथा है, यह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को प्रभावित करने वाली सभी अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 112 का बी आंसर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को अगर हम देखें 113, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो विजय सांपला नहीं है बल्कि हर्ष चौहान हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अगर हम बात करेंगे तो ये विजय सांपला जी हैं इसके। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात करें तो हंसराज गंगाराम अहिर हैं। तो हम इसको फिर से मिला देते हैं आपको याद रखने के लिए, ताकि देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो ये है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि बाकी कौन कौन है, तो देखिए अनुसूचित जनजाति के हर्ष चौहान और अनुसूचित जाति के विजय सांपला और पिछड़ा वर्ग के हंसराज गंगाराम। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम रख दिया गया है? राज्य परिवर्तन आयोग। क्या रख दिया गया? योजना आयोग का राज्य परिवर्तन आयोग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 115 है, देश और उसकी पहली महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी है, तो ये आपको मिलान करना है। तो 115 का हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन सही है, 1 4 3 2। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया, जो नजला बैडेन है ये ट्यूनीशिया की हैं, और मैगडालेना है स्वीडन की हैं, और साथ ही साथ नताशा पिर्क मोसर ये आपकी स्लोवानिया की हैं, जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो क्षमादान शक्ति है ये आर्टिकल नंबर 172 में वर्णित है और ये एक संवैधानिक शक्ति है। लघुकरण का अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना, यह बात बिल्कुल भी गलत हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे प्रकृति में भी परिवर्तन किया जाता है। किसमें परिवर्तन किया जाता है? सजा के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है, इसीलिए 116 का ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहला ही सही है। निम्नलिखित में से किसने 21 नवंबर 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? राजीव कुमार, सुशील चंद्र, अरुण गोयल या अतुल प्रसाद। तो अब यहाँ पर कह रहा है भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में, तो ये हो जाएंगे अरुण गोयल। कौन हो जाएंगे? अरुण गोयल। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि लोकलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए? तो कौन सा राज्य सबसे पहले इसे स्वीकार कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गैर अधिसूचित जनजातियां ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। दूसरा है, खाना बदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय वे हैं जो हर समय एक ही स्थान पर रहने की बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है 120, पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट 17A ये किससे संबंधित है? तो जो प्रोजेक्ट 17A है दोस्तों, ये बी भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला के निर्माण की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे समिति है और उसके अध्यक्ष हैं, तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जो समितियाँ हैं उसके कौन अध्यक्ष हैं? तो अगर हम बात करेंगे प्राक्कलन समिति के, तो प्राक्कलन समिति के लोकेंद्र प्रताप सिंह ठीक है। प्रत्यायोजित विधान समिति की बात करेंगे तो ये अमित अग्रवाल जी इसके सही हो जाएंगे। पंचायती राज समिति की बात करेंगे तो विपिन कुमार डेविड, और याचिका समिति के सतीश महाना। और बता दें आपको कि सतीश महाना ही वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर भी हैं, लोकसभा मतलब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी सतीश महाना जी हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, संवैधानिक निकाय और उससे संबंधित अनुच्छेद। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये आर्टिकल नंबर 148 में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये 338B में है। जीएसटी की अगर हम बात करें 279A, और वित्त आयोग की बात करेंगे तो 280 ये इसमें है। क्वेश्चन नंबर 123 है, काल अनुक्रम के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को व्यवस्थित करिए। और ये हर बार ये प्रश्न आता है, आप लोग रट लीजिए, महिला आयोग से हर बार ये प्रश्न में दोस्तों आता है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कि सबसे पहले गिरिजा व्यास जी थी, जो गिरिजा व्यास आएंगी, फिर ममता शर्मा, फिर ललिता कुमार मंगलम, और वर्तमान में रेखा शर्मा आएंगी, जो वर्तमान में भी हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी MSME प्रोत्साहन नीति जो 2022 है उसके बारे में क्या सही है? तो आप देखेंगे यहाँ पे आप देख लीजिए प्रश्न कूट में है, तो केवल मध्यांचल क्षेत्र के MSME ही पूंजीगत अनुदान के पात्र होंगे, या अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमी 2% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे,
या अवसंरचना ब्याज अनुदान 10 साल तक देय होगी, या केवल सूक्ष्म इकाइयाँ ही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी। तो इसका जो कूट में दिया हुआ है आंसर वो दिया हुआ है 124 में, आप देखेंगे कि कूट के द्वारा दिया हुआ है 2 और 4, 2 और 4 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी 2 सही है और 4 सही है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 पे, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, 26 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो अगर हम उदारवाद की बात कर रहे हैं तो बी स्टेटमेंट, क्योंकि यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार नहीं करता बल्कि इसको समाप्त करने की फोकस करता है, या मिनिमम करने की बात करता है, यानी कि कम करने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन होंगी? विमला बामत, विमला बामत जी हैं। अगला प्रश्न है, एनपीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसको हम कहते हैं। तो एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, ये स्टेटमेंट सही है। इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है? शिक्षा, वन, साइबर कानून या ट्रेड यूनियन? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा कि 1, 2, 3, यानी कि शिक्षा भी है, वन भी है और ट्रेड यूनियन भी इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 130। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। हाल ही में समाचारों में देखा गया सिनर्जी अभ्यास जो है कि क्या था ये? तो ये आप देखेंगे साइबर सुरक्षा से संबंधित यह अभ्यास किया गया था, सिनर्जी जो है कि। आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो अभ्यास हुआ था ये सिंगापुर के सहयोग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131 है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1868 में किया गया था। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये तो हो गया था आगरा में सबसे पहले, फिर उसके बाद इसे 1800 जो उसमें उठाया गया 68 में, तब इसको जो है कि इलाहाबाद शिफ्ट किया गया। और अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। निम्नलिखित में से कौन से 2 नीति आयोग से संबद्ध कार्यालय हैं? तो कौन से 2 ऐसे कार्यालय हैं जो नीति आयोग से संबंधित हैं? तो राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान 1, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय 2। तो 1 और 2 सही है, तो 132 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य महाधिवक्ता की बात करेंगे अगर हम, राज्य महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आता है? क्योंकि देखिए महान्यायवादी जो होता है केंद्र के स्तर पे, ये तो आ जाता है आर्टिकल नंबर 76 में, जिसको महान्यायवादी कहते हैं। लेकिन राज्य के महाधिवक्ता की जब हम बात करेंगे तो ये आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 165 में आते हैं। ठीक है, 165 से लेके 177 तक इसके कार्यकाल हैं। और वर्तमान में अगर हम यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पे अजय कुमार मिश्रा वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता हैं मौजूद। ओके, क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन निरामय शुरू किया है? क्या किया है? मिशन निरामय। तो नर्सिंग कॉलेज की गुणवत्ता सुधार करने के लिए मिशन निरामय को लॉन्च किया गया है और यूपी सरकार के द्वारा है ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 135 है, सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डिशनोर 2022 से सम्मानित किसको किया गया? नलथम्बी या स्वाति या वसुधा गुप्ता या ऋतुराज अवस्थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वाति पिरामल जी को ये फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार जो है कि प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 136 हम लोग देखेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आसियान को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1967 में इसकी जो गठन हुआ था वो 5 देशों के द्वारा मिलकर किया गया था। वो 5 देश कौन से थे? एक तो था आपका इंडोनेशिया पहला, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर और 5वां थाईलैंड। तो ये 5 देशों ने मिलकर 1967 में इसका गठन किया था। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा 136 का बी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है यहाँ पे जो है कि इसके अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो ये रामबाबू हरित जी हैं। और जो आपने हर्ष चौहान पढ़ा था ST के थे, हर्ष चौहान, और SC के थे विजय सांपला जी। ये दोनों ही केंद्रीय आयोग की बात हो रही थी, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हैं उनके अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ यूपी का पूछा गया है तो यहाँ रामबाबू हरित जी ही, दोनों को देखते हैं SC और ST को।
क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, वस्तु एवं सेवा परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है, क्या कथन सही है? जीएसटी जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है, यह पूछा जा रहा है पहले। और दूसरे स्टेटमेंट में दिया जा रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन ऑपरेशन गियर बॉक्स से संबंधित है? तो ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है वो आपके नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने से संबंधित है। तो ऑपरेशन गियर बॉक्स नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ध्यान देना कि राज्य पुनर्गठन आयोग पूछ रहा है, न कि अधिनियम। जब अधिनियम पूछेगा और आयोग पूछेगा, दोनों में अंतर बदल जाएगा आपका। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1953 में आयोग का गठन हुआ था, लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात आएगी तो 1956 आंसर होगा। ओके। भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय किस वर्ष बनाया गया था? तो 1989 में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया था। फिर 1989 में ही इसको 1 सदस्यीय बनाया गया। फिर बाद में 1993 में इसको फिर से दोबारा 3 सदस्यीय बना दिया गया और वर्तमान में आज 3 सदस्यीय ही चल रहा है, जिसमें एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करेंगे। यहाँ लिख रहा है कि निम्नलिखित पद धारकों पर विचार कीजिए और उन्हें वरीयता क्रम के आधार पर काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वरीयता क्रम में क्या होगा? पहले आनंदीबेन पटेल जी आएंगी। क्यों आएंगी भाई? उम्र के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, पद के हिसाब से। तो पहले आएगा राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री आएंगे, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बेबी रानी मौर्य जो महिला विकास मंत्रालय है, और प्रीतिंकर दिवाकर जो हैं वो न्यायाधीश हैं। तो न्यायाधीश तीसरे नंबर पे आता है और कोई भी मंत्रालय चौथे नंबर पे आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पहले राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर न्यायाधीश, फिर कोई भी मंत्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के संदर्भ में क्या कथन सही है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जा सकता है। पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है क्या? नहीं। तो स्टेटमेंट पहला ही सही है केवल। और अगर हम बात करें ईवीएम की, जो पहली बार जो इसका प्रयोग किया गया था ये 1999 में किया गया था। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे दृष्टिवाल ने गलत कर दिया है, जबकि होना क्या चाहिए था? पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पहली बार प्रयोग गोवा में ही हुआ था। अगला प्रश्न है 144, किस राज्य ने हाल ही में एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय किया है? ओडिशा, उत्तराखंड, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा नई जैव ऊर्जा नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145, उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन था? यानी कि जो सबसे बूढ़ा कहेंगे एक तरीके से उम्रदराज, तो एल्विस अली हजारिका। एल्विस अली हजारिका जो कि भारतीय थे, यानी, और ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तरी चैनल को पार किया है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं कि कौन से 2 युग्म सही सुमेलित हैं। अब यहाँ पे कुछ पार्टी हैं और यहाँ पे उनके नेता की बात की जाए तो S.A. डांगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित थे, बिल्कुल सही बात है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से संबंधित थे, यह भी बात सही है। जो आज वर्तमान में बीजेपी पार्टी हमें देखने को मिलती है उसका मूलभूत आधार भारतीय जनसंघ से ही रखा गया था। तो पहला सही है, दूसरा सही है। मीनू मसानी सोशलिस्ट पार्टी, बिल्कुल नहीं है। अशोक मेहता स्वतंत्र पार्टी, यह भी नहीं है। तो 146 का ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं, भारत के योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, जी बिल्कुल, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो पहला सही है। भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी, जी नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो थी कृषि, लेकिन दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई उसमें जो है कि हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, और दूसरे वाले को जो है कि पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। तो दूसरा तो गलत है, पहला सही है। तो 147 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल सही बात है, ये कोई हिंसा नहीं फैला रहा था, और यह गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा शुरू किया गया था, और यह पेड़ को काटने से संबंधित था कि पेड़ ना काटे जाए, पेड़ों को बचाना था। और इसीलिए जब जंगल के अधिकारी, मतलब वन अधिकारी या सरकार के लोग जब पेड़ों को काटने आते थे तो ये लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और जो है कि वनों को रोकते थे कि वन ना काटे जाए। क्वेश्चन नंबर 149 है, वेस्ट
WEST वेस्ट की बात करेंगे। वेस्ट पहल किससे संबंधित है? तो इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग में शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। गैर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं भी इस पहल के लिए पात्र हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित एक पहल है। वेस्ट एक नई भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी मानचित्र पहल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 1 और 4, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट इसका सही है। और अब आता है हमारा इस सीरीज का सबसे अंतिम प्रश्न, और यहीं पर हम लोग टेस्ट नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी कवर करेंगे। फिर हम लोग कल मिलेंगे टेस्ट नंबर 4 के पार्ट 1 में। और पहले आज हम इसका अंतिम पार्ट देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दाएं भाग की व्याख्या की है? तो किसने दाएं भाग की व्याख्या की है? जीमूत वाहन। जीमूत वाहन ने जो है कि दाएं भाग की व्याख्या की है। और विज्ञानेश्वर, कालिदास और अश्वघोष, इनकी एक एक रचना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दोस्तों बतानी है। ये आपका काम है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि पता चले कि आप लोग इतिहास में कितने लोगों की बुकों को जानते हैं, कितने लोगों की बुक को नहीं जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।